कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, कि जो डक्टलेस होती है, ये डायरेक्ट जो जो इनका सीक्रेशन होता है उसको हार्मोन कहते हैं, डायरेक्ट ही ब्लड में मिलाती है और सीधा टारगेट जो ऑर्गन्स है, सेल्स है, उसके ऊपर जाके ये अपना वर्क करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं, ये डक्ट होती है इनके अंदर, जैसे लीवर है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो स्टमक से निकलने वाली जी सेल्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट के थ्रू निकलती हैं और बाद में जाकर के ब्लड में मिलती हैं। तो हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन ये एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं, इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, और ये प्रोटीन और स्टेरॉइड्स के बने हुए होते हैं। ये हमने प्रमुख यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ हमने उन्हीं को लिया है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, लिंगर हैंड्स ऑफ आइसोलेट आइलेट्स हैं, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, गोनाड्स हैं, इसमें जो फीमेल के अंदर ओवरीज हैं और मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं। ये आप ग्लैंड्स का डायग्राम देख सकते हैं, ये हमने इन्हीं को ही हमें स्टडी करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये जो स्पिनोइड बोन के अंदर हाइपोफाइसिस फोसस स्पेस होता है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है। इसके दो पार्ट होते हैं, आप देख पा रहे हैं, दो लोबों में डिवाइड होती है। जो आगे की तरफ होता है उसको एंटीरियर लोब कहते हैं, और जो पीछे की तरफ स्थित होता है उसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं। जो एंटीरियर है, जो आगे की तरफ है, उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ स्थित है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एक्चुअल जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एंटीरियर पोर्शन ही है, क्योंकि उसमें एंडोक्राइन मतलब कि जो खुद से ही अपने आप से ही जो सीक्रेशंस को खुद बनाए और उसके बाद में सीक्रेट करे, इसलिए एक्चुअल जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एंटीरियर लोब है। जबकि पोस्टीरियर लोब में भी दो हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन उनका जो वो हार्मोन्स का जो मेन जो बनते हैं वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और पोस्टीरियर लोब में सिर्फ वो स्टोर होते हैं। आगे में 7 हार्मोन्स बनते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, टीएसएच है, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच और एमएसएच है। ये सभी फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए इसकी। पोस्टीरियर लोब में जो दो हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सेव होते हैं, उनके नाम है एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक को फोलिकुलर सेल्स कहते हैं और दूसरे को पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं। जो फोलिकुलर सेल्स होती हैं उससे दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, T4 एंड T3। T4 यानी कि थायरोक्सिन कहते हैं इसको, और T3 को ट्राई आइडोथायरोडिन कहा जाता है। और जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं उनको सी सेल्स भी कहते हैं, और यहाँ से कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो इस प्रकार थायराइड ग्लैंड से 3 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये पीछे की तरफ स्थित होती है, जैसे कि दिखाई दे रही है कि थायराइड ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके चारों कोनों पर पैराथायराइड की ये जो मसूर के दाने के आकार के हैं, येलो कलर के दिख रही है, इसी ये है पैराथायराइड ग्लैंड्स। और इनसे पीटीएच हार्मोन्स निकलता है, इसका नाम है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसको सुप्रा रेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, रेनल बताया था जहां पे रेनल है कुछ। तो एड्रिनल और सुप्रारेनल जो ग्लैंड्स है किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होती हैं, ये तिकोने की तरह होती हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर का पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। इसको पढ़ेंगे, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है एड्रिनल वाला पोर्शन, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, पिट्यूटरी से और एड्रिनल से काफी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोर्टेक्स हमने देखा कि एड्रेनल के दो पार्ट हैं, कोर्टेक्स जो बाहर की तरफ है दिखाई दे रहा है, और मेडुला जो अंदर स्थित है। तो जो कोर्टेक्स है उसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर है उसको मिनरलोकोर्टिकॉइड्स कहते हैं, और यहाँ से इसमें जो प्रमुख जो हार्मोन है उसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। मिडल जोन से
ग्लोनोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है और इससे दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, कोर्टिसोल एंड कोस्टेरॉन। और जो इनर जोन है, इनर जोन इसको हम गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और यहाँ से जो हमारे जो सेक्सुअल जो हार्मोन्स हैं, कुछ मात्रा में यहाँ से भी इनका सिक्रेशन होता है। एड्रिनल जो मेडुला है, यानी कि कॉर्टेक्स में तीन पार्ट हो गए, मेडुला से दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। इनका दूसरा नाम भी आ सकता है एग्जाम में, उसको हम कहते हैं इपिनेफ्रिन एंड नोर इपिनेफ्रिन। तो आप लोगों को क्या करना है, नाम से याद करने हैं, क्योंकि सीधा आएगा कि इपिनेफ्रिन कहाँ से बनता है, एड्रेनल में बनेगा, थायराइड में बनेगा, इस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। लेंगरेंस आइलेट्स जो हैं, यानी कि पेनक्रियाज के अंदर ही पाई जाती हैं। ये आपको दिखाई दे रही ब्लू कलर की, ये पूरी पेनक्रियाज है, इसमें देखो दाएं बाएं ब्लू कलर की पाई है। लगभग 1% जो है पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन का वर्क करती है, और 99% जो है ये एक्सोक्राइन यानी कि पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो जो 1% है उसमें जो इसकी द्वीपिकाएं हैं, उसको चार विशेष इसमें मेनली सेल्स होती हैं, जिसको हम अल्फा सेल्स कहते हैं, बीटा सेल्स कहते हैं, डेल्टा सेल कहते हैं, एफ सेल्स कहते हैं। ये पेपर में भी आ चुका है, बीटा सेल्स इंसुलिन। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जो अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेशन होता है, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेरोन जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, एफ आएगा, ये एफ सेल से पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का सीक्रेशन होता है। पीनियल ग्लैंड हमने पढ़ा था, पीनियल ग्लैंड इसका जो कार्य है लगभग अज्ञात बताया गया है, लेकिन कल हमने क्लास में भी डिस्कशन हुआ था, वो उसको मैं आपको कल अच्छे से डिटेल में इस टॉपिक को मैं आपको समझा दूंगा। और आप लोग अभी इतना ध्यान रखिए कि यौवनारंभ के बाद में ये जो ग्लैंड है ये अपने आप ही कम होने लग जाती है और वृद्धावस्था में बिल्कुल ही कैल्सिफाइड हो जाती है। सिर्फ एक्सरे के लिए ही, सिर्फ पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि पोर्शंस को अलग अलग ब्रेन के डॉक्टर लोग जो स्टडी कर पाए, उसमें ये हेल्पफुल होती है वृद्धावस्था के अंदर। थाइमस ग्लैंड जो होती है हमारी छाती में स्थित होती है, स्टर्नम के जस्ट पीछे, जहाँ पे पीछे ट्रेकिया के नीचे जो ब्रोंकाई जो दो भागों में डिवाइड होती है, वहीं पे ही थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। और इसके दो लोब होते हैं, इनके दो भागों में बटी होती है, और इसको ये लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम में इसका बहुत काफी योगदान है। और इससे टी लिम्फोसाइट्स सीक्रेट होते हैं, और ये टी सेल्स का बना होता है। ये टी सेल्स पेपर में आ चुका है, टी सेल्स कहाँ होती है, तो थाइमस ग्लैंड में टी सेल्स होते हैं। और जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक ये ग्लैंड बड़ी होती है, और इसके बाद में धीरे धीरे इसका आकार छोटा हो जाता है, और बड़े होने पे लगभग ना के समान ही होती है। गोनाड्स यानी कि जनन ग्रंथियां जो हैं, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग पाई जाती हैं। मेल में टेस्टिस यानी कि वृषण ग्रंथियां होती हैं, और फीमेल में ओवरीज यानी कि डिंब ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये हार्मोन्स आते हैं कि टेस्टिस जो है वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जो ओवरीज से दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इतना हम कल पढ़ चुके हैं, यहाँ तक आप किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज आगे का यहाँ से शुरू करता हूँ। अब हम थोड़ा फंक्शनिंग करेंगे। अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया, अब एक एक करके सभी हार्मोन्स को अच्छे से हम स्टडी करेंगे। आज और कल में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखा था ना जो पिट्यूटरी में 7 हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पोर्शन से निकलते हैं। सबको याद होगा कि सबसे जो पहला जो है, पहले को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन, और इसको शॉर्टकट में जीएच भी कहते हैं, जीएच। और इसका अन्य नाम है, इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चे जो छोटे रह जाते हैं हाइट में, कुछ बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं हाइट में, उसका मेन कारण क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। कि अगर किसी बच्चे में जो है कि ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ गया है तो उसकी लंबाई बहुत लंबा हो जाएगा। अगर उसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन कम आएगा तो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। और आसनों का बहुत इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मार्केट में कॉम्प्लेंट इनका मेरा कोई विश्वास नहीं है, इनका कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे योग का इफेक्ट बहुत पड़ता है। जैसे ताड़ासन वगैरह और चीजें होगी, जिससे शरीर को स्ट्रेच मिलती है, और इसका हमारे पिट्यूटरी के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है।
अब हमें ये जान लेना है कि हार्मोन कम होगा तो भी प्रॉब्लम है और हार्मोन ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। कम होने से क्या होगा, छोटे रह जाएंगे, बोनापन आएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अति कायता यानी कि जाइंटनेस आ जाएगी, खली की तरह लंबे हो जाएंगे 7-8 फीट के हम। तो ये हमारे लिए विशेष है। और दूसरा आप ये जान लेंगे कि ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि हम पिट्यूटरी को तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन पीछे कुछ सालों में जो नई रिसर्चेज हुई है उसमें ये प्रमाणित हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की भी एक और मास्टर ग्लैंड होती है। कोई है जो उसका नाम बता सकता है कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? सर हाइपोथैलेमस। 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 हाइपोथैलेमस है सर। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का हम ब्रेन है सर। आपने भी पढ़ा होगा ना स्कूल में, पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, लेकिन हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड, कि इसके भी मास्टर है। वेरी गुड। जैसे कि क्यों है आप थोड़ा जानिए। ग्रोथ हार्मोन यहाँ से निकलता है। अब इसका ग्रोथ हार्मोन निकलने का कारण भी हाइपोथैलेमस ही है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ये दो हार्मोन से निकलते हैं, GHRH और GHIN। GHRH क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और GHIN क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों जब हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, निकलने के बाद में पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, और उस वहां से क्या होगा, वहां से फिर ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। इसीलिए हाइपोथैलेमस और भी हार्मोन्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, लगभग ऑलमोस्ट सभी के ऊपर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रहता है। तो मेन जो सबसे जो सीनियर ग्लैंड हो गई, अब हम पिट्यूटरी को नहीं बोलेंगे, अब हम कहेंगे हाइपोथैलेमस इज द मेन, सबसे जो बड़ी है वो हाइपोथैलेमस। देख आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि कम ये होगा तो छोटा रह जाएंगे, अगर बड़ा होगा ये नॉर्मल है, राइट अमाउंट है, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ग्रोथ हार्मोन हो गया। तो पिट्यूटरी के द्वारा जो दूसरा जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है इससे, क्योंकि प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग अच्छे से डिफरेंस आप समझ लेंगे, पहले आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मैं डायग्राम से क्लियर करता हूँ आपको। ये क्या होता है, लेडीज के अंदर होता है, और इसके दो काम होते हैं प्रोलैक्टिन के। एक काम तो होता है कि नलिया बनाता है, डक्ट्स को बनाता है, और दूसरा काम होता है दूध का प्रोडक्शन। मतलब कि जो प्रेगनेंसी के बाद में बच्चा होता है और जो दूध बनता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बनता है। और उस वो दूध किस रास्ते से होके आएगा, वो जो नलियां हैं उन नलियों को भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाएगा। और ऑक्सीटोसिन का मैं बाद में बता दूंगा आपको। ऑक्सीटोसिन का काम होता है उस दूध को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना। तो मेन क्या है आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, मैं और दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, इसको आप कंफ्यूज मत होना, ये पेपर में आता है। मानते हैं कि यहाँ से देखो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये डक्ट है, अंदर के अंदर डक्ट बनी हुई है, ये जो पूरे ऊपर से लेके यहाँ तक डक्ट का जो निर्माण है वो जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और मानते हैं कि दूध जहां पे भी स्टोर होता है, दूध का जो मेन जो निर्माण है वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही दूध बनता है। अच्छे से आप इस टॉपिक को याद कर ले। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन काम क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन सिर्फ उसको किस टाइम उसको बाहर आना है उस दूध को, ये सिर्फ उसके लिए उत्तरदायी है। जैसे कि जब जो बच्चा है, जब निपल को जब बच्चा मुंह लगाएगा तो अंदर क्या होगी, अंदर सेंसिटिविटी होगी, माँ के ब्रेन में सेंसेशन होगी, और यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स रिलीज होगा जब। और इस प्रोसेस को लगभग 1 मिनट लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद में दूध आना शुरू होता है। तो दूध तो पहले से ही बना हुआ था, उस दूध को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। नलियों को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। लेकिन जिसकी वजह से ये दूध बाहर आया वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अच्छे से आप इसका दोनों का डिफरेंशिएट आप याद कर लें, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला टॉपिक एज इट इज नेक्स्ट यूनिट में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, अगली यूनिट आप में आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी थेरेपी वाली।
TSH हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म आती है थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, या स्टिमुलेटिंग भी लिखा जाता है कई जगह पे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है, पिट्यूटरी के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है और ये कंट्रोल करता है T3 एंड T4 के सिक्रेशन को। T3 एंड T4 हमने पढ़ा था। T3 क्या है, ट्राई आइडोथायरोडिन, और T4 क्या है, टेट्रा आइडोथायरोडिन, या फिर इसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ये दोनों के दोनों T3 एंड T4 थायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं। लेकिन किसकी वजह से निकलते हैं, उसका जो मेन उत्तरदायी है TSH। आप देख लीजिए, पिट्यूटरी है, TSH की वजह से निकलता है, लेकिन TSH भी क्यों निकला, फिर देखिए हाइपोथैलेमस से TRH जो हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, उसके बाद में पिट्यूटरी से TSH निकला, और TSH का इफेक्ट जब हमारी थायराइड ग्लैंड पे पड़ा, फिर थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 का सिक्रेशन हुआ। देखिए यहां पर भी हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल है। बिना हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी अनाथ है। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है पिट्यूटरी को आगे शरीर में संतुलित रखने के लिए। तो याद रख लेंगे, TRH हार्मोन से TSH यहाँ पे बनता है, और T जो इसकी वजह से T3 एंड T4 का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से होता है। और हमारे पेपर में ये आता है, सेकेंड यूनिट में दिया भी हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपर थायराइडिज्म क्या होता है। हाइपो, आप ये ध्यान रख लेना, जो हमें बार बार आएगा हाइपो, एक तो होता है हाइपो, ठीक है, ओ, और हाइपर भी होना चाहिए कहीं पे नीचे है, ये रहा हाइपर, ठीक है। इन दोनों वर्ड में आप ध्यान रख लेना। कोई मुझे बताएगा आप क्लास में इन दोनों के अंदर सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, हाइपो और हाइपर में? सर हाइपर तो एक हाइपर हाइपर मतलब ज्यादा। कम और हाइपर मतलब ज्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाइपर यानी कि जो मैंने नीचे एरो कर दिया, इसका मतलब कम, और हाइपर यानी कि इसका मतलब होता है ज्यादा। बोल देते ना भैया, क्यों हाइपर हो रहा है फालतू में, मतलब कि क्यों ज्यादा बोल रहा है, क्यों ज्यादा गुस्सा कर रहा है। हाइपर हम सामान्य लैंग्वेज में भी यूज करते हैं ना, और हाइपो बिल्कुल ही कम बोलना, यानी कि सामान्य अवस्था से जो भी चीज है, अगर आगे थायराइडिज्म है तो मतलब कि वो हार्मोन कम बन रहा है, हाइपर है तो मतलब कि वो ज्यादा बन रहा है। ये हाइपो हाइपर और भी कई जगह पे लगेंगे, तो जहां पर भी हाइपो आएगा समझ जाना कि कम हो रही है चीजें, और जहां पे हाइपर आ रहा है समझ जाना कि ज्यादा हो रही है चीजें। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। और TSH और T3 और T4 का अपोजिट होता है, ये भी आप ध्यान कर लेंगे। जब TSH बढ़ेगा, ये TSH हो गया, TSH जब बढ़ेगा मतलब कि एरो ऊपर कर दिया, मतलब कि बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो T3 और जो T4 है ना, T3 और जो T4 है, उनका सीक्रेशन सामान्यतः, जो सामान्य रूप से देखा गया है, वो कम होता है, जस्ट अपोजिट होते हैं। T3 अगर बढ़ेगा तो T3 T4 कम हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स, अगर TSH जो है कम होएगा तो T3 एंड T4 बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? अब या तो आप TSH के उससे याद कर लीजिए इसको, या फिर T3 T4 से याद कर लीजिए। T3 T4 से याद करेंगे, हार्मोन्स बढ़ेंगे। अब जब हम बढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि जो बढ़ता है उसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। जब T3 T4 कम होंगे तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और ध्यान रखिए, T3 का रिवर्स है TSH, तो रिवर्स में क्या आएगा, TSH अगर बढ़ रहा है इसका मतलब T3 और जो T4 है वो कम हो रहा है, और T3 और T4 कम हो रहा है तो कम होने में हम हाइपो लगाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। और दूसरा है हाइपर, हाइपर में क्या आएगा, TSH जब बढ़ रहा है तो T3 एंड T4, नहीं सॉरी, TSH जब कम हो रहा है तो T3 एंड T4 बढ़ रहा है। अब T3 एंड T4 बढ़ेगा तो उसको हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। ये मेन डिफरेंस आप सभी याद कर लेंगे। और जो TFT का जो टेस्ट होता है, नॉर्मली रूप से लेबोरेटरी में आपका भी हुआ होगा कई बार, कि TFT की फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट होता है ये। जैसे LFT लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ऐसे ही TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, मेनली T3 T4 और TSH
यही होते हैं। इसमें डॉक्टर इसी को देख के ही बोलता है भैया आपको थायराइड की दिक्कत है, और थायराइड में आपको हाइपो है और आपको हाइपर है। इसी रिपोर्ट के द्वारा ही देखा जाता है इन चीजों को। अब हम पढ़ते हैं T3 और T4 जो हार्मोन है, फंक्शन यानी कि उसके काम क्या है, क्या काम करता है T4। तो पहले तो आप डायग्राम से आप देख लीजिए कि हाइपो जो थैलेमस है उससे TRH हार्मोन निकला। TRH TRH जब पिट्यूटरी पे उसने इफेक्ट डाला तो पिट्यूटरी से TSH हार्मोन का सिक्रेशन हुआ। अब TSH यहाँ पे आया और इसने इसको स्टिमुलेट करा और थायराइड ग्लैंड से तीन हार्मोन्स का निर्माण हुआ। एक तो थी फोलिकल सेल से दो, ये T3 एंड T4 बने थे, और पहला पैरा फोलिकल सेल से कैल्सिटोनिन बना था। याद होगा सभी को, T3 T4 और कैल्सिटोनिन तीन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं T3 एंड T4, इनके फंक्शन, दोनों के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं अभी लिख देता हूँ, आप लोग देख लेंगे। संख्या में तो जो है लगभग T4 है वो 90% होता है लगभग, और ये लगभग 9 to 10%, लगभग कम होता है, ये पूरा मुझे याद नहीं है, यानी कि ज्यादा T4 होता है। लेकिन संख्या तो इसकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो मेन वर्क होता है वो T3 का होता है सबसे ज्यादा। मीनिंग जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, कम प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा वाली प्रॉब्लम हो रही है, T3 हार्मोन सबसे ज्यादा उसमें रोल करता है। और कैल्सिटोनिन का कैल्शियम बढ़ाने और कम करने में रोल होता है, इसका हम अभी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं T3 एंड T4 को। देखिए इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझते हो आप? मैं डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म होता है चयापचय, हिंदी में कहते हैं चयापचय। जैसे कि ये खाने का कोई टुकड़ा है जो हमारे पेट में पड़ा हुआ है, अब उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। जिसका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होगा उसका खाना छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब जितना छोटे छोटे भागों में डिवाइड होएगा उतना अच्छे से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका एब्जॉर्प्शन करेगी, और बाद में जो बच जाएगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिसका मेटाबॉलिज्म और बहुत कम हो जाएगा, दोनों ही समस्या है। तो इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को देखना होता है। इसका मतलब जो हम सामान्य रूप से उज्जयी प्राणायाम को आप इतना छोटा समझते हो, आप देख लीजिए उज्जयी प्राणायाम कितना ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। सामान्य बोलते हैं ना कि उज्जयी प्राणायाम से हीट बनती है हमारे शरीर में। क्यों बनती है भैया? क्योंकि उससे हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होंगे। हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होंगे तो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही शरीर के अंदर हीट बननी है, और वेट को कंट्रोल करता है T3 एंड T4। देखिए पढ़ हम हार्मोन रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली आप उज्जयी प्राणायाम को भी सीख रहे हैं। तो अपने माइंड के अपने गेट को अच्छे से खोल के पढ़े हर चीज को। तो मतलब कि T3 और T4 जो है मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है और वेट को भी कंट्रोल करता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, जिसको थायराइड की शिकायत होती है एकदम से उसका वेट बढ़ जाता है और एकदम से वेट कम हो जाता है एक ही दिन में। कि आज मानते कि 70 है और कल एकदम से 80 हो जाएगा उसका वजन, और आज 80 है कल एकदम से 70 हो जाएगा। इतना एकदम से गिरावट आती है जिसको थायराइड की समस्या होती है। वो क्यों आती है? उसका रीजन होता है ये हार्मोन डिसबैलेंस होंगे। इसकी वजह से या तो वेट एकदम से बढ़ जाएगा या एकदम से कम हो जाएगा। एकदम से बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, एकदम से बॉडी बिल्कुल ही सुस्त पड़ जाएगी, एकदम से शरीर में इतनी हीट बन जाएगी और एकदम से शरीर में ठंड बन जाएगी। तो ये सारा का सारा जो फंक्शनिंग है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। इसीलिए हम भी योग में बोलते हैं ना, आसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणायाम का इफेक्ट हमारी ग्लैंड्स पे पड़ता है, और ग्लैंड्स अभी देख लीजिए T3 T4 का कितना बड़ा रोल है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ हमारा बॉडी का वेट कितना अप डाउन हो गया। भैया एक दिन में कैसे इसीलिए कम होगा? प्राणायाम ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये सही। हाँ जी। एक दिन में कम कैसे होगा वेट? आप बोल रहे एक दिन में कम हो जाएगा वेट उस पे? और होता है भैया, हम जिसको लोग थायराइड है ना उससे पूछना।
हीट और एक ही एनर्जी से दिन में क्या होता फर्क है पड़ता है 10-10 किलो मतलब? वजन थायराइड। आप मिले नहीं हो ना पेशेंट से, आप मिलना है जिसको थायराइड की शिकायत होती है अच्छी वाली, उसको एक ही दिन में 10 तो क्या 20-20 किलो भी हो जाता है उसका अप डाउन एक के दिन में। ठीक है, कभी हो ना। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये पढ़ लिया हमने। बॉडी टेम्परेचर भी या तो कम होएगा ज्यादा होएगा, मूड भी अपसेट हो सकता है, या एकदम से मूड बहुत अच्छा हो जाना, एकदम से मूड बहुत कम हो जाना। ब्रेन फंक्शनिंग है और जो डेवलपमेंट है उसमें भी T3 और T4 का काफी रोल होता है। हार्ट फंक्शनिंग यानी कि बीपी भी बढ़ना, एकदम से बीपी बहुत तेज हो गया, एकदम से बीपी बहुत कम हो गया। हर जगह हार्ट की शिकायत नहीं होती है, थायराइड की वजह से भी बीपी अप डाउन होता है। तो आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि थायराइड की वजह से बीपी कम ज्यादा क्यों होता है। अब ये सामान्य जो इसका है लेवल दे दिया गया है, इतना डीप वैसे आता नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि रेंज कितनी होती है। नॉर्मल आप जब टेस्ट कराते हो उसमें ये लिखा हुआ भी आता है 0.6 से जो 1.16, जो एनजी है, एनजी का मतलब होता है नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ये जो है नॉर्मल है, इससे जो बढ़ा हुआ है बोलेंगे कि वो हाइपर है, और जो कम है उसको हाइपो कहते हैं। T4 इसका जो नॉर्मल लेवल है 5 से लेकर के 12.5, ये यू आएगा, ये माइक्रो है। ये जो ऐसे लिखते हैं ना, आप लोगों को याद होगा, ये वो वाला यू है, यू जी। माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है ये, और इसका लेवल ये T4 का ये होता है। और TSH का लेवल आप ये देख लीजिए। और ठीक है, इसकी यूनिट होती है माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर। तो ये इसकी यूनिट्स हो गई हैं। हम आगे अब हम थोड़ा सा बीमारी को अच्छे से पढ़ते हैं। जो नीरज जी कह रहे हैं ना ऐसा नहीं हो सकता, होगा भैया, ऐसा जरूर होता है। इसमें जो है मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, आप सिर्फ इसको पढ़ें, ये वाला और ये वाला आप लोगों के लिए है। बाकी जो एडवांस स्टडी कर रहे हैं बाकी भी पढ़ सकते हैं। मेन ये दो चीज आप मत भूलना। मैंने अभी पढ़ाया था TSH जो है जब बढ़ रहा है तो मतलब कि T3 और T4 कम हो रहे हैं, और T3 T4 जब कम होंगे तो कौन सी बीमारी होएगी, को रखी है, हाइपो आएगा ये। हाइपो आप लोग हाइपो होगा, ठीक है जी, हाइपो। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म होती है। और TSH जब कम हो रहा है तो, और T3 और T4 जब बढ़ रहा है तो क्या अभी बताया था, T3 T4 जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपर हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, और बाकी ये आप लोग ना पढ़ें, जो हाई स्टडी कर रहे हैं वो अपने आप समझ जाएंगे इसको और क्या चीजें हैं। आप ये दो चीज जरूरी हैं, यही हमारे सिलेबस में है, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक अगली यूनिट में भी दिया गया है। तो इतना ध्यान कर लेना, TSH के रिवर्स होते हैं T3 T4। ये प्रॉब्लम आपको अभी पढ़ा देता हूं ताकि आगे आपको आसानी होगी। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो, आपको इस तरीके से मैं आपको बताता हूं, जैसे चंद्र भेदी प्राणायाम। कोई माइक खोल के चंद्र भेदी प्राणायाम के बेनिफिट मुझे बताओ। चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्रवेदी सर सूदने की चंद्रवेदी प्राणायाम में कोई एक क्वेश्चन बोलिए। सर ये शीतलता चंद्र प्रदान बेदी करता है प्राणायाम शरीर से को। तो बीपी हाई जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, हाइपर जो एक्टिव होता है। मेन फंक्शनिंग देखो क्या होता है, दोनों में अंतर समझिए आप। हाइपो हाइपर को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ शरीर का डायग्राम से। ये शरीर का चंद्रवेदी तापमान फिर सामान्य सर होता है। सूदने की इफेक्ट देता है वो। वेदी है, ठीक है। चंद्रवेदी में क्या होता है, ठंड लगती है, शीतलता प्रदान कर। क्लियर। सूर्य वेदी में ठंड लगती है। चंद्रवेदी में जो है हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, और सूर्य वेदी में हमारा शरीर हाइपर हो जाता है। ठीक वही वाला मेथड हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म में लगेगा। आप ये सोच लो, हाइपो जो है वो चंद्रवेदी हो रहा है समझने की दृष्टि से, और जो हाइपर है वो सूर्य वेदी, आप उसको समझो। मतलब कि हाइपर में सूर्य वेदी वाली फंक्शनिंग सारी आएंगी, और हाइपो में चंद्रवेदी वाली फंक्शनिंग आएंगी। अब देखिए कैसे है, दिख रहा है ना कि स्लो हार्ट रेट कम हो जाना, मतलब कि रिलैक्स जाना, वेट बढ़ जाना। सर वेट तो कम होना चाहिए वेट, ना सर इसमें। क्योंकि जब ना 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 ना,
वेट तो कम गर्मी में होता है, सर्दी हाइपो में तो में तो वेट बढ़ता बढ़ता है, है भैया। हाइपो में तो बढ़ता है। हाँ। सर्दी में बिल्कुल कफ गुरुजी क्यों बढ़ेगा। बढ़ता है? आयुर्वेद में पढ़ना, कफ का काम ही होता है स्थूलता लेके आना। हाँ। ठंड की वजह से ही वेट बढ़ता है, देखना गर्मियों में वेट कम होएगा, सर्दियों में वेट सबका बढ़ता है। जी तो इस सर। तरीके से आप समझो, सर मैं तो ऐसे ही नॉर्मली ये देख समझता हूँ इन सकते चीजों को। या हैं, सर नॉर्मली ये देख सकते हैं कि इसका मेन वर्क होता है मेटाबॉलिज्म का। ठीक जब है। कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म कम होगा तो वेट गेन होगा। हाँ, अपने अपने तरीके याद करने की। नीचे लिखा हुआ ये वाली चीज मैंने, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अभी मैंने बोला था, आप तरीके से लगाओ कि खाने को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करना। अब वो चीज कम हो गई है तो ऑटोमेटिक भूख भी कम लगेगी। ये देखो कितने हैरानी की बात है। हाइपोथायराइडिज्म वाला आदमी सिर्फ एक या दो रोटी खाएगा मुश्किल से, और फिर भी उसका वजन बढ़ेगा। और इसका जस्ट अपोजिट जो हाइपर वाला है, वो 10-12 रोटी खाएगा फिर भी वेट कम हो जाएगा उसका। अपने माइंड को खोलिए अच्छे से, क्यों ऐसा हो रहा है? खाने का रोल नहीं है ये रोल है यहाँ पे उसका हार्मोन्स ज्यादा बन रहा है ना इसमें। हार्मोन। हाँ, ठीक है। तो किसी को भूख भूख बहुत ज्यादा लगती है और फिर भी वो मोटा नहीं होता, और कोई बिल्कुल एक रोटी खाता है और फिर भी मोटा हो जाता है। उसका कारण रोटी नहीं है, उसका कारण हार्मोन है। तो आप ये पढ़ लेंगे कि ट्रबल टॉलरेंस कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कि उसको सर्दी ज्यादा लगेगी। और इरेगुलर पीरियड्स ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर में आने की संभावना होती है। इसमें इरेगुलर होते हैं और दूसरे में अलग है, आप देख लेंगे। यहाँ पे जो इरेगुलर पीरियड है वो हाइपोथायराइडिज्म में है, और जो हाइपर में होता है यहाँ पे होना चाहिए क्या था, बार बार ये रहा। या तो पीरियड्स बिल्कुल ही लेस हो जाएंगे या बार बार होंगे, दोनों का डिफरेंस ध्यान रख लेना। हाइपो में क्या है, इरेगुलर है, और हाइपर में जो पीरियड्स है कम होंगे या बार बार होंगे। अत्यार तो बोलते हैं ये ना सर पेपर उसको। में आ सकते हैं जी। अत्यार तो बोलते हैं ना सर उसको। अत्यार तो ज्यादा होना, इसको जी बोलेंगे ना इरेगुलर को। वो वे डिप्रेशन क्या है तो यहाँ पे? फैटिग यानी कि बहुत कमजोरी है। हाँ जी। डिप्रेशन। डिप्रेशन होएगा, और दूसरे वाले को ठीक जिसका उल्टा एंजाइटी होएगा। डिप्रेशन इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होती है और एंजाइटी ऑलमोस्ट एक्सट्रोवर्टेड होती है, उसमें डिप्रेशन सुसाइड भी कर लेते हैं डिप्रेशन होगा। बहुत ज्यादा। डिप्रेशन होगा, टेंशन में आएगा तो वेट कम होगा उसका। यहाँ पे वेट कम होना चाहिए ना। वो दूसरा है, अपना दिमाग गलत लगा रहे हो। डिप्रेशन भी आगे पढ़ाऊंगा, अलग अलग तरीके से होती है। सामान्य रूप से आप यहाँ पे समझिए कि डिप्रेशन जो है, जो वो वाले उस डिप्रेशन से लिया गया जो बिल्कुल खोया रहता है अपने अंदर, नहीं सर, इंट्रोवर्टेड जो डिप्रेशन में पर्सन भी इंसान, सर उसका डिप्रेशन में भी मोटा हो जाता है। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं सर डिप्रेशन में। बहुत वेट बढ़ता है डिप्रेशन भैया। से मेरी पेशेंट स्पेशली है नगर में, उसका वेट 130 किलो है, और वो सिर्फ एक रोटी खाती है, और डिप्रेशन की शिकार है 40 साल से। पता नहीं क्या उसको कॉलेज टाइम में क्या धोखा मिल गया उसको, प्यार में क्या मिला मुझे नहीं पता, बताती है मेरे को ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। और 40 साल की बात अभी भी लेके बैठी हुई है वो। अब 45 साल की वो, 50 साल की हो गई है वो, और शादी भी नहीं हुआ, और उसका वेट 130 के ऊपर जा चुका है। और अब जब भी बढ़ती है सुसाइड करने की बात कहती है वो। तो डिप्रेशन बहुत तरीके का होता है, और ज्यादातर जो मैंने देखा है वेट गेन होता है उस डिप्रेशन के अंदर है। तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत सरल है। और एक मिक्सी मीडिया आप ध्यान रखेंगे। मिक्सी मीडिया जो प्रॉब्लम है वो हाइपोथायराइडिज्म में होती है। बीपी की कमी भी ध्यान रख लेंगे। तो चंद्रवेदी से कोरिलेट कर लेना, अपने आप ही आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ये मेरा तो ये फॉर्मूला याद करने का, हाइपो को चंद्र बेदी से कर दो और हाइपर को सूर्य बेदी से कर दो, और अपना दिमाग लगाओ और आंसर करो। ये आ गया हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर में क्या होगा, हार्ट रेट, क्योंकि देखो अभी बताया ना सूर्य बेदी, गर्मी बढ़ेगी तो हार्ट रेट भी तो बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ेगी तो वेट भी तो कम हो जाएगा। और एंजाइटी जो लेवल यानी कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ रही है ना। मेंटल डिप्रेशन एंजाइटी को कहते हैं, ठीक है। नीरज जी जो आप कह रहे थे डिप्रेशन, ये वो अलग है, और वो वहां पे दूसरी से बात की जा रही है।
जी वे। इसमें पीरियड्स लेस होंगे और बार बार होंगे, घबराहट चिड़चिड़ापन इसके अंदर आएगा और बीपी बढ़ेगा। ये पॉइंट ध्यान कर लेंगे। हाइपो के अंदर बीपी कम हो रहा है और हाइपर में बीपी बढ़ रहा है। और इसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर इस पर्सन को आप 10-15 रोटी भी खिला दोगे वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगी, इतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होता है इसका। और उसके बावजूद भी इसका वेट कम होएगा। और इसकी एक खासियत होती है हाइपर वाले की, ये मैं अक्सर नोटिस भी करता हूँ अपनी क्लास में। जो हाइपर थायराइडिज्म के जो पेशेंट है ना, वो खूब दबा के एक्सरसाइज करेंगे, बहुत हाई लेवल की करेंगे। थोड़े टाइम में उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है और थोड़े टाइम करेंगे, बाद में एकदम से इतनी वीकनेस आएगी, वो सीधा 10 घंटे आराम बिस्तर पे। ये वाली कंडीशन होती है हाइपर वाले की। बहुत मेहनती करेंगे जबरदस्त, जी तोड़ कोई भी नहीं कर पाएगा इस तरीके से। सर मेरे दो लेकिन स्टूडेंट बाद हैं, में दोनों बहनें यही करती भैया हैं, मेरे साथ होता है ऐसा। यही करती हैं, बहुत योगा करती हैं, बहुत एक्सरसाइज, रनिंग तो इतनी करती हैं पूछो मत। हाँ ऐसा भैया होता मेरे है। साथ होता है ये आप सब। अपने सर वो प्रैक्टिकल सडनली लाइफ से एनर्जी जोड़ोगे तो लेवल आपको इंक्रीज चीज होता है सर उनका। मेरे साथ भैया एक दिक्कत बार इंक्रीज होएगा, यही है। बाद में इतनी वीकनेस आएगी एकदम से। ठीक है, बाद में बहुत वीकनेस आएगी। ठीक है, सांस फूलना, हाथों में कप कपाट, ये आप लोग पढ़ लेंगे, इसको सामान्य है। तो हाइपो हाइपर का डिफरेंस समझ आया होगा। किसी को यहाँ से कोई डाउट हो तो बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपो और हाइपर का। क्लियर हो गया होगा सभी को। स्लाइड मैंने दे दिया, आप आराम से पढ़ के नोट्स भी बना लेना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 हार्मोन पढ़ लिए पिट्यूटरी के। ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, प्रोलेक्टिन पढ़ लिया और टीएसएच पढ़ लिया। अब हम चौथे हार्मोन पे आ रहे हैं। इसका नाम है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसको कोर्टिकोट्रोफिन भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो हाइपोफाइस यानी कि पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को हाइपोफाइस कह दिया गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पर भी निकलने का कारण हाइपोथैलेमस है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकला, सीआरएच ने पिट्यूटरी को यहाँ पे इसको उद्दीपित किया और यहाँ से फिर एसीटीएच निकला। एसीटीएच जा करके क्या किया, सुप्रारिनल यानी कि एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट डाला। और एड्रेनल ग्लैंड के वहां पे कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, उस पे जाके ये वर्क करता है। कोर्टिसोल लिख लेंगे, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कहते हैं। इसकी वजह से तनाव बढ़ता है, कोर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, कोर्टिसोल कम हो जाएगा तो आदमी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। सर प्रोटीन पचाने का काम भी तो करता है ना क्या है कॉर्टिसोल? एसी। हेलो। हाँ जी, और भी कई काम होते हैं इसके। ठीक है, मेन इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और इसको फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट के इमरजेंसी में भी इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है कोर्टिसोल हार्मोन का। जैसे कि एकदम से हमारे सामने शेर आ गया, क्या करोगे आप? या तो शेर के साथ आप डर जाओगे, या फिर लड़ाई करोगे, या फिर भाग जाओगे। तीन ही तो केस होंगे ना, वो तीनों केस कोर्टिसोल की वजह से होता है। इस हार्मोन का एकदम से बनेगा ये। और उसके फिर बाद में जो हमारी जिस लेवल की मेंटलिटी होगी, उस आधार पे वो हमारा रिएक्शन रहेगा। हम डर के बैठ जाएंगे या लड़ाई करेंगे या फिर भाग जाएंगे। ये हार्मोन लोच रहा है यहाँ पे कोर्टिसोल का। और इसका किसकी वजह से कोर्टिसोल बन रहा है? एसीटीएच। और एसीटीएच किसकी वजह से आ रहा है? सीआरएच की वजह से। ठीक है, ये क्रम आप ध्यान दे लेंगे इसको। अगर एसीटीएच कम हो जाएगा, क्योंकि एसीटीएच का सीधा संबंध अभी बताया ना एड्रिनल ग्लैंड से, सुप्रारेनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है। तो एसीटीएच अगर कम होएगा तो एड्रिनल ग्लैंड भी कम काम करेगी। अब एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है कि वहां पे उसके कोर्टेक्स और मेडुला कोर्टेक्स से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, मेडुला के अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। तो ये भी कम होंगी हर चीजें, तो जो त्वचा है जो पीली पड़ जाएगी पर्सन की। और ये वाला कॉमन है कुशिंग रोग, ध्यान देख लेंगे। कुशिंग रोग कब होता है? जब एसीएच बढ़ जाती है। कोशिश है कम से कम हम पिट्यूटरी तो कंप्लीट कर ले आज हम।
LH, इसको लुटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और इसका जो रिप्रोडक्शन से रिलेशन है, डायरेक्ट आप इस तरीके से याद कर लीजिए, इतना गहरा आएगा नहीं, कि LH का जो काम है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रिलेशन है। और इससे जो क्या करती है कि ओवरी, ओवरी जो फीमेल में होती है, फीमेल की जो डिंब ग्रंथियां जिनको बोलती हैं, उसमें जो एग जो बनते हैं उसको मदद देती है उसको। यानी कि इसका काम होता है कि उससे जो उसके जो हार्मोन्स है वो ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से बनते हैं LH के। और मेल के अंदर ये ICSH के नाम से पाई जाती है, मतलब कि LH जो है वो फीमेल में पाई जाती है, और यही सेम जो मेल के अंदर ICSH के नाम से होता है। और ICSH का फुल फॉर्म है इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हिंदी में इसको कहते हैं अंतरालीय कोशिका उद्दीपक हार्मोन। जैसे कि फीमेल में ओवरी पे वर्क किया था, इसी प्रकार मेल के अंदर टेस्टिस पे वर्क करती है। और टेस्टिस का जो मेल जो सेक्सुअल जो हॉर्मोन्स है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उनके स्रावण को कंट्रोल ये करती है। तो मेन इसका काम क्या है, रिप्रोडक्शन से। इस तरीके से आप ध्यान कर लीजिए कि LH और FSH इन दोनों का काम रिप्रोडक्शन से है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कोलिक में भी यही आएगा। ठीक है, दोनों का काम रिप्रोडक्शन से है। MSH हम पढ़ते हैं। MSH क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेनली पिट्यूटरी से मानते हैं इसको, लेकिन गहराई में पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और स्किन से बनता है। और आपने देखा होगा ना कि स्किन हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए, उसमें यहाँ पे इसका काफी मेजर रोल होता है, MSH जो हार्मोन का होता है, और ये पिगमेंट को बनाता है। तो मेन इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने, रेज के बचाने के लिए है इसका वर्क MSH का। और FSH जो है और LH जो है रिप्रोडक्शन से है। इसके ऊपर ACTH हमने पढ़ा, वो एड्रेनल को कंट्रोल करता है। और ACTH के ऊपर हमने TSH को पढ़ा था। TSH जो होता है, TSH करता है थायराइड को कंट्रोल करता है, T3 T4 को। और उसके ऊपर हमने पढ़ा था प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन के दो काम होते हैं, एक तो डक्ट बनाना और एक दूध बनाना। और उसके ऊपर हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर को बड़ा और छोटा करना होता है। ठीक है, आवाज मेरी सुन पा रहे हो आप सभी अच्छे से? हाँ जी राहुल जी। जी हाँ जी भैया। तो हम ये लास्ट दो पढ़ लेते हैं, तो पिट्यूटरी को आज हम कंप्लीट कर देते हैं। अब जल्दी से माइक खोल के बताओ, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन कहाँ से बन के आते हैं, ये बताओ। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। हाइपोथैलेमस हार्मोन आते हैं, देखो ये रहा हाइपोथैलेमस। यहां से हार्मोन आएंगे और पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर हो जाएंगे, और यहां से फिर रिलीज होंगे। दिख रहा है ना, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, और जो ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन या इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन का सीक्रेशन जो मेन है, जो इसका जो उत्पादन है वो हाइपोथैलेमस से होता है, और जो स्रावित है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होती है। ADH नाम से ही पता है, नाम में लिख रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन। जहां पे डायरेटिक शब्द आ जाए समझ जाना कि यूरिन को बढ़ाने वाला। ये ट्रिक है याद करने की, लिखा भी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। सांद्रता सर, हिंदी में तो सांद्रता बोलेंगे ना सर? हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ ना, समझ जाओ पहले। डायरेटिक का मतलब कि यूरिन को बढ़ाना। समझो, यूरिन जब ज्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी उसमें, समझ रहे हो। और एंटी डायरेटिक मतलब कि यूरिन कम निकलेगा, यानी कि कम निकलेगा तो मतलब कि गाढ़ा निकलेगा। गाढ़ा निकलेगा मतलब कि उसका एब्जॉर्प्शन हो गया नेफ्रॉन में, और वो पानी वापस आगे चला गया हमारे ब्लड वेसल्स में। और मैंने आपको वहां भी बताया था, देखो फिर मैं बता दे रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि इसके अंदर ये जो है खून है, ठीक है, और एक ये दूसरी दो नर्व है, ये आधी भरी हुई है, ये यहाँ तक की भरी हुई है, ठीक है, और ये पूरी भरी हुई है ऊपर तक की।
ये हमारा हार्ट है, यहाँ से इसको पंप कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ किसको आसानी से ये पंप कर पाएगा और किसी को दिक्कत होगी। कोई एक पर्सन, ये ए है और ये बी है, हार्ट को कौन सा आसानी होगी पंप करने में, आधा वाला या पूरा भरा हुआ? आधे वाले को बी वाला ना। बी वाले में आराम से हार्ट पुश कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मान लेते हैं कि इसके अंदर 5 लीटर हमारा ब्लड है और उसके अंदर मान लेते हैं कि 6 लीटर हमारा ब्लड है। ठीक है, हम सपोज कर लीजिए। तो हार्ट को पुश करने में दिक्कत आएगी, ज्यादा खून है तो इसका जो है बीपी बढ़ जाएगा। और इसमें खून कम है तो इसमें हार्ट आसानी से इसको पुश कर देगा, तो क्या होगा, बीपी अपने आप ही कम हो जाएगा। अब इसी मेथड को आप यहाँ पे लगाइए। एंटी डायरेटिक मतलब कि यूरिन कम आना। यूरिन कम आएगा मतलब कि वो पानी कहाँ जाएगा, फिर खून में जाएगा, इसका मतलब बीपी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? जो यूरिन बाहर निकलना था वो यहाँ पे हमने इसमें भी पढ़ाया था। ये देखो डीसीटी है ये, और ये पहले वाली पीसीटी इसको हम बोलते हैं। इनका यहाँ से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और जाएगा खून में, और खून में जाएगा तो फिर वो बढ़ जाएगा मात्रा खून की, और उससे बीपी बढ़ेगा। और इसका अपोजिट, अगर एडीएच कम होएगा तो यूरिन ज्यादा आएगा और पतला आएगा, इसका मतलब खून की कमी होगी तो बीपी कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? भैया या रिपीट कर पढ़ दीजिए एक लेंगे? बार और सर स्लाइड। भैया रिपीट कर दीजिए हेलो एक बार और। आप ये पढ़ो, ये वाला नीचे मैंने शॉर्टकट बना रखा है। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है ना आपको, एडीएच इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? जी एंटी डायरेटिक इसका काम होता है हमारे, जी सर जी सर। ये दिखाई दे रहा है, ये याद आ रहा होगा आपको, मैंने अभी पढ़ाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर। ये बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। याद होगा ना सभी को ये चीज? तो ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखा था कि पीसीटी लगभग 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन करती है, और डीसीटी भी लगभग 15 to 19% रीअब्जॉर्ब करती है। तो जब एडीएच बढ़ेगा तो यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, तभी तो खून जो यूरिन है वो पतला आएगा ना। जब यहाँ से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यूरिन पतला, सॉरी कम आएगा और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, एडीएच जब बढ़ जाएगा तो पीसीटी और डीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और कम हो जाएगा। अब वो चीज जाके खून में मिल गई। अब खून में मिल गई, अभी डायग्राम से बताया था, जो पूरा भरी हुई है नस, खून की मात्रा ज्यादा हो गई है तो बीपी बढ़ जाएगा। ठीक इसका अपोजिट केस देखिए, एडीएच कम हो रहा है मतलब कि पीसीटी और डीसीटी रीअब्जॉर्ब कम कर पा रही हैं। अब वो रीअब्जॉर्ब कम करेंगी तो यूरिन ज्यादा बनेगा। यूरिन ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकल जाएगा तो ब्लड में कमी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली बीपी कम हो जाएगा। समझ रहे हो सभी? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? बीपी कम ज्यादा क्यों हो रहा है? और दूसरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब किसी को बहुत ज्यादा जब बीपी बढ़ता है तो डॉक्टर क्या करता है, इसके अगेंस्ट इसको कम करने का इंजेक्शन लगाया जाता है। एकदम से पेशेंट को यूरिन आएगा, यूरिन आते ही पेशेंट का ऑटोमेटिकली जिसका बीपी 200 है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसी आधार पे डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे बीमारियां कंट्रोल होती हैं। अब बताओ किसी को डाउट हो तो यहाँ पे? समझ आया सभी को? सर हेलो। हाँ हेलो सर, ये जो बोलिए। लास्ट लाइन आपने लिखी है ना कि एडीएच बढ़ने से यूरिन अधिक व पतला बनता है ना, तो इसमें यहाँ पर एडीएच कम होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में जब लैक ऑफ एडीएच होता है तो उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। लास्ट लाइन में बोल रही हूँ जो ग्रीन से एक लिखी मिनट है। रुक जाइए, मैं एक बार, इस स्थिति में
डायबिटेड इंसिपिडिस। हाँ, डायबिटीज में तो प्यास ज्यादा लगती है ना, यूरिन ज्यादा नहीं आएगा डायबिटीज वालों को, यूरिन ज्यादा तो आएगा। इसमें एडीएच का लेवल कम होगा ना सर? हाँ, एडीएच कम ही हो रहा ऊपर है, लिखा है एडीएच ज्यादा बढ़। बचेगा। अच्छा हाँ, ये गलत टाइप हो रखा है, हाँ यहाँ सॉरी, पे ये जी टाइपिंग जी गलत हो रखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं ऊपर वाला देख रहा था, ये बढ़ा हुआ गलत टाइप हो रखा है। एडीएच कम होगा, ठीक है, वेरी गुड। एडीएच कम होगा तो यूरिन बढ़ेगा, यूरिन बढ़ेगा तो बीपी कम होएगा, और शरीर के अंदर पानी की कमी आएगी और प्यास ज्यादा लगेगी, उसी को हम डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। ठीक है, वो अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम। आज का मैं लास्ट पढ़ाता हूँ, थोड़ा देर रुके, बने रहे, अभी 2 मिनट और आप। ये मैंने पढ़ाया भी था, ऑक्सीटोसिन। नीरज जी बता, माइक खोल के जल्दी, प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? भैया ये जो जो डक्ट होता है, जो लाइन होती है, ऑक्सीटोसिन ये इसको बनाता भी है। और जो दूध आता है माँ का, उसको भी भैया जो निकालता है, उसका काम ये करता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है उसका काम भी। भावना चौधरी जी, माइक खोल के बताइए। हाँ जी, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो डक्ट का भी निर्माण करता है और उसमें दूध का उत्पादन होता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है वो उसको बाहर फेंकने का काम एक तरीके से करता है। वेरी गुड। आप देखिए, मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पे कि छोटा बच्चा है, जब वो क्या करेगा, जो निपल्स को जब वो मुंह लगाएगा तो क्या होगी, माँ के अंदर सेंसेशन बनेगी, अंदर से न्यूरॉन जो मैसेज जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस में, और वहां से ऑक्सीटोसिन बनेगा। इस प्रोसेस को लगभग 1 मिनट लगते हैं, और ऑक्सीटोसिन बनते ही मिल्क तो पहले से प्रोलैक्टिन ने बना रखा है, ये सिर्फ बाहर निकालने का काम कर रहा है। कि आप समझो कि प्रोलैक्टिन सेविंग अकाउंट है, लेकिन ऑक्सीटोसिन कैशियर है, ये देने वाला है, उसने तो स्टोर करके रख दिया, बैंक भर दिया, लेकिन कैशियर के बिना पैसे कैसे निकलेंगे? तो ये ऑक्सीटोसिन इसका की सहायता से इसका दूध बाहर इंजेक्शन निकलता लगाया है। जाता है ना राहुल जी, गाय भैंस को इसका इंजेक्शन लगा के दूध हाँ, निकालते वेरी हैं ना। गुड। आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं टीका लगाते ही 2 मिनट में दूध आ जाता है उनका। गाय हो, भैंस हो, इंसान हो, किसी को टीका लगा दो, अगर उसके अंदर दूध होगा तो बाहर आ जाएगा। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से है। सर इवन रियल वो में गलत जब तरीका है, डिलीवरी उससे होती है, कैंसर हो जाता है। सर सॉरी सर, जब रियल में जब डिलीवरी में डिलीवरी लगाते होती हैं है इसको। बेबी की, तो 24 घंटे तक लैक्टेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो डॉक्टर हमेशा यही फोर्स करता है माँ को कि आप उसको फीड देना चालू करो, तो वो मिल्क अपना आप उसका फ्लो चालू हो जाएगा। तो ये और ऑक्सीटोसिन का ही उसको ही एक्टिवेट करते हैं एक तरह से हाइपोथैलेमस देखो, में। मुझे एक चीज याद आ रही है, बहुत अच्छी वाली चीज, आप लोग लिख लेंगे इसको। देखो यहाँ से याद आई, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, आजकल सर्जरी बहुत हो रही है जब बच्चे की, लेकिन जो पुराने जो एक्चुअल में लोगों का भला करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्जरी नहीं करते, वो डायरेक्ट वो पहले ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन से दूध तो बनता ही है, इसके अलावा जो यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो कई जो डॉक्टर हैं, जो डिलीवरी के टाइम भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि वो डिलीवरी इजीली हो जाए और आसानी से हो जाए। ठीक है, थोड़ा एडवांस बता दिया, लेकिन हमारे पेपर में ये दूध वाला ही आएगा खाली। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा हो गया आज। रिलैक्टिन बोलते हैं क्या सर उसको? प्रोलैक्टिन लिखा तो है, ये रहा प्रोलैक्टिन, मिल्क अरे नहीं, जो प्रोडक्शन आप और डक्ट बनाता है। सर जो अभी बताया ना, अब जो आसानी से हो जाता है उसके लिए रिलैक्सिन नामक। हाँ, ये मैंने भी सुना है भैया, रिलैक्सिन। ठीक है, कोई डाउट किसी को आज के जो कराया मैंने उसमें से? नो भैया। समझ आया आप लोगों को अच्छे से? मैसेज करके बताइए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जी फिर। सर। सर ऑक्सीटोसिन को ना लव हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा जी, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने आज कराया है। ठीक है, तो जिसका मैं नाम लूंगा वो माइक खोल के बताएगा,
और बाकी लोग मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसमें, पता चलेगा आपको कितने याद हुए हैं। और कल का मैं भी बता देता हूँ, कल आपको क्या करके लाना है, क्योंकि कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूं। ज्यादा लंबा खींचना आप लोगों का ही नुकसान होएगा। तो आप लोग आगे के मैं स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, अपने आप से पढ़ के आना, ताकि मुझे समझाने में टाइम कम लगे आपको। तो मैं अपने क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। तो मुझे मैसेज करके बताएं कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से कितने हार्मोन निकलते हैं, उनके नाम लिख दीजिए। और मुझे राधिका जी माइक खोल के बताएं। जी सर। बताओ जी राधिका जी। जी सर। हार्मोन्स बताऊं भैया? हाँ जी, हार्मोनी तो पढ़ रहे हैं तो हार्मोनी पूछूंगा। एलएच मतलब एसीटीएच मतलब एडिनोकोर्टिकोइड ट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, और एडीएच मतलब डायरेक्टिंग यूरिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिक हार्मोन भैया वो दूध का प्रोडक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को निकालता है बाहर। और T3 T4 थायराइड के लिए होता है। अब मिक्स कर रहे हो सारा सब। हाँ। कोशिश अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और समझना राधिका जी इसको, आप कंफ्यूज हो गए। एंटीरियर पोस्टीरियर को आप समझ नहीं पाए है ना राधिका जी? क्या होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, बताना जरा पिट्यूटरी समझ में। गई भैया, एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर यानी पीछे से। तो एंटीरियर से कितने हार्मोन निकलते हैं? एंटीरियर से वो ग्लैंड्स होते हैं ना भैया। हाँ जी, कितने हार्मोन थायराइड सीक्रेट? ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और नहीं ना ना राधिका जी, थोड़ा और पढ़ो। अब इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे समिता जी। इसी क्वेश्चन का आंसर करें। मनोज पाल जी। जी सर, एंटीरियर से सर 7 हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर से 2 हार्मोन निकलते हैं सर। एंटीरियर से सर ग्रोथ हार्मोन नाम और बताइए। जी ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं सर एंटीरियर भाग से। ग्रोथ हार्मोन है प्रोलेक्टिन हार्मोन, और टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एसीटीएच है सर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और एलएच भी निकलता है सर। इसका नाम है सर एलएच का लीटिन्यूजिंग, कुछ इस तरीके से लीटिन्यूजिंग हार्मोन। और एफएसएच ठीक है को जी सर ठीक है, बोलते बोलो बोलो। जी एफएसएच निकलता है सर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एमएसएच मेलेनोसाइटिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर भाग से सर ऑक्सीटोसिन निकलता है और वैसोप्रोसिन निकलता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? सर वैसोप्रेसिन एडीएच भी बोलते हैं सर उसे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वाह, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे अजय जी, अजीत देव, माइक खोल के मुझे बताएंगे ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो क्या होगा शरीर में? बाकी लोग मैसेज करें, मैं मैसेज भी देख रहा हूं। मयंक जी माइक खोल के बताइए। हाइट नहीं बढ़ेगी वेरी सर। गुड शालिनी जी, बहुत बढ़िया, हाइट नहीं बढ़ेगी। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, T3 एंड T4 का सीक्रेशन कहां से होता है? कौशल जी मुझे बताएं। क्या चीज, एक बार मैं उधर चला गया था। T3 एंड T4 का सीक्रेशन कहां से होता है? थायराइड ग्लैंड से।
थायराइड ग्लैंड से, वेरी गुड। और पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन्स की वजह से ये निकलते हैं? TSH की वजह से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। की फुल फॉर्म क्या है? जी, TSH की फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है भावना चौधरी, दिल्ली वाली। भावना चौधरी दिल्ली से, आप मुझे बताएं TSH और हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का डिफरेंस बताएं। TSH क्या होगा उसमें? ओके, जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो TSH इंक्रीज होगा और T3 और T4 डिक्रीज हो जाएंगे। और जब हाइपर होगा तो जो TSH है वो डिक्रीज होगा और जो T3 और T4 है वो दोनों इंक्रीज होंगे, क्योंकि इनका ऑपोजिट रिलेशन होता है। T3 T4 वेरी गुड, घटते हैं बहुत तो बढ़िया। TSH बढ़ता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी आंसर को कंप्लीट दूसरी भावना चौधरी जी करेंगी। हाइपोथायराइडिज्म के क्या सिम्टम होते हैं और हाइपर में क्या होते हैं? हाइपोर और हाइपर में। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं, मतलब इसमें आपने बताया था सबसे पहले कि स्लो हार्ट रेट हो जाती है, मतलब बीपी कम और वेट भी बढ़ जाता है, और मतलब गॉइटर भी बताया था आपने। और इसमें क्या रहता है कि मतलब इरेगुलर पीरियड्स, मतलब मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर हो जाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन, मतलब जॉइंट पेन बताया था, डिप्रेशन, मतलब ये हाइपो में होते हैं सर, हाइपो के सिम्टम्स हैं। और क्या बताया था आपने इसमें? हाइपर के बताइए। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, बीपी कम हो जाता है, ये किसका सब बता सर। रहे हो और आप? जी बता सर, रहे हो हाइपर? अब ये हाइपर के सर, मेटाबॉलिज्म किसमें बढ़ता है? सर डिक्रीज हो जाता है हाइपो में। वेरी गुड। और मेटाबॉलिज्म होता क्या भावना जी, ये बता दीजिए। सर जैसे हम, मतलब जैसे हम खाना सॉरी सॉरी खाते हैं सर, तो उसका छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवीजन होना, मतलब टूटना, वो होता है मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ते रहो। आप तो कह रहे थे आपको तो वीक टॉपिक है, कितना अच्छा बता रहे हो आप। सर ये तो आप अच्छा पढ़ा रहे हो सर। थैंक यू। मोहित पाल जी, मोहित पाल जी मुझे बताएंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के काम क्या होते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ये जो है ये डक्ट बनाता, वो मतलब डक्ट बनाता है ये, जिससे कि दूध आता है और उसमें दूध का वो कराता है रिप्रोडक्शन, मतलब दूध तो बनाता है मोस्टली। दूध किसकी वजह से आता है, ये बताना जरा। दूध किसकी वजह से आता है? कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से आता है भैया। वो उसकी वजह से वेरी, बाहर निकलता है ना, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो आप क्या कह रहे हो? अच्छा, आप बोलना कुछ चाह रहे हो, मुंह से वर्ड कुछ और निकल रहे हैं। दोबारा बताओ मनोज जी, मोहित जी। मतलब ऑक्सीटोसिन की वजह से तो वो बाहर निकलता है, लेकिन बनता तो उसकी वजह से है ना, वो प्रोलैक्टिन की हाँ, वजह से। ना आपने वर्ड्स में कुछ और कह दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे कि LH और FSH कौन से सिस्टम से रिलेटेड हैं? कौन से सिस्टम के साथ संबंधित हैं LH और FSH? मुझे बताएं अंकित बडराई जी, यानी सुनील जी, बताएं। भारती भैया मैं माली जी, कब पढ़ने लग रही आपने जो पढ़ा पढ़ते रहो जी, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बुक निकाल। माली जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के शालिनी जी, इतना टाइम क्यों ले रहे हो भैया? सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। जी सर, क्या बताइए पूछ रहे थे शालिनी आप? जी हाँ जी। जो जी। मेरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो हिम ग्रंथि, जो ओवरीज में प्रोजेस्टेरॉन और शुक्र ग्रंथियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, उनको नियंत्रित करता है। ठीक है। और शुभम जी मुझे फॉलिकल मैं फॉलिकल शुभम स्टिमुलेटिंग जी मुझे हार्मोन का भी बताएंगे। बनता है। हाँ ठीक है। शुभम जी मुझे बताएंगे मेल सेक्सुअल हार्मोन का नाम क्या है और कौन सी ग्लैंड से वो निकलते हैं? शुभम जी। लक्ष्मी मैम बताएंगी।
टेस्टेरोन होता है और टेस्टिस से टेस्टेरोन। निकलता है। सर मैं ना FSH और इसका LH का ना थोड़ा सा बता सकती हूँ अगर आप बोले तो। ज्यादा छोड़ो नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा बताओगे। मैंने रोका अपने आप को फिर। ठीक है ठीक है। ज्यादा ठीक नहीं है, हम ये खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाकी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, ज्यादा बताएंगे तो, है ना। नीरज जी, आप मुझे माइक खोल के बताएं, T3 एंड T4 जो हार्मोन है, इसकी इनकी नेम क्या है? जी भैया, T3 भैया इनका नेम तो पता नहीं, पर इनके वो बताया मुझे फंक्शंस क्या होते हैं इनके। नेम 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 कौशल जी बताइए, T3 T4 के नेम क्या है? नेम आता भी है पेपर में कई बार, अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन होता है बाहर कि से ही आएगा। हाइपोथैलो में, हाइपोथैलो, ये तो नहीं भैया? वो प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो, मैं प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनका नेम पूछ रहा हूँ। T3 का नाम T3 क्यों पड़ा, T4 क्यों पड़ा, वो पूछ रहा हूँ मैं। पता नहीं भैया। राहुल भैया मैं बता मयंक जी दूं ये? बताइए। ओहो सुनील जी, बताइए जी। हार्मोन अथवा ट्राइआइड थायरोक्सिन थायरोक्सिन और हार्मोन थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडीन के थायरोक्सिन, ये भी इस तरह का। सर आप कोशिश इवन किया सर सर, जिनको किया थायराइड जाएगा, होता है ना आपको उनको बात दवा भी नहीं हो लग थायरोक्सिन रहा के नाम है। से ही देते हैं। जो जिनको थायराइड होता है ना सर, उनसे पूछना, वो सुबह एक मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक दवाई खाएंगे, वो थायरोक्सिन ही नाम होता है डायरेक्ट उनका। कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया, बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा सा उच्चारण में हाँ क्योंकि मेरा हुआ था थायराइड। लिंता मैडम मुझे बताएंगी कि थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं और नेम क्या है उनके? थायराइड ग्लैंड से 4 हार्मोन्स निकलते हैं, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, T3 एंड T4। अच्छा, वो थायरोक्सिन अलग नहीं है, वो T4 का ही नेम है वो। ओके सॉरी सर। थायरोक्सिन T4 का ही नेम है, ठीक है। 3 हो गए इस तरीके से, हाँ आप कंफ्यूज है। चलिए ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, T3 T4 TSH। बताएंगे। अरे वाह सुनील जी, आज तो ओले पड़ेंगे लग रहा है मेरे को। आशा रानी मैम, आप मुझे बताएंगे स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, स्ट्रेस हार्मोन जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और कम होता है। सोना जी आप बताइए। बहुत टाइम लेते हो भैया बोलने में। मीनाक्षी जी आप बता दो। सर कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल। वेरी गुड।